जय हिंद स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत चयनात्मक प्रश्न। केवल बहुत चयनात्मक प्रश्न है, लगभग 30 क्वेश्चन है। ऐसे 30 करके हम जितने भी पॉसिबल होंगे लगभग 4-5 भाग के अंदर कम से कम 150 से 200 तक क्वेश्चन हम करेंगे, ताकि एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मिस ना हो जाए। क्योंकि जैसा कि पेपर में 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं और 10 नंबर के, तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम स्टेप बाय स्टेप पहले 10 नंबर क्लियर करते हैं। तो आज हम फर्स्ट पार्ट के अंदर 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, लगभग ये 30 क्वेश्चन सभी चैप्टर से हैं, ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर हमने लिया, सभी चैप्टर है ताकि रिवीजन भी साथ साथ होता रहे। तो पहला जो क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ रहा होगा। यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए, दो आवेश है उनके मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए, तब उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल पूर्व की तुलना में अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा, शून्य हो जाएगा या अनंत हो जाएगा। तो देखिए, जो बल का सूत्र होता है कूलाम बल का, वो होता है 1/4 पाई। माध्यम के लिए बात करें तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जो कांच की प्लेट हमने रखी और कांच का जो पराविद्युतांक होता है उसका मान होता है ज्यादा, इसलिए एप्सिलॉन आर का मान ज्यादा हो जाएगा। और हर में राशि बढ़ेगी तो उस राशि का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए बल का मान क्या हो जाएगा, पूर्व की तुलना में कम हो जाएगा, यानी ब ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए दूसरा जो प्रश्न है वो है, जिस संरक्षण नियम के फलस्वरूप लेंज का नियम संबद्ध है, आवेश संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण। तो जो देखिए लेंज का नियम है, लेंज के नियम में हमने ऐसे पढ़ा है कि अगर हमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना है, तो हमें चुंबक को या फिर कुंडली को आगे पीछे करना पड़ेगा, यानी हमें बाह्य कार्य करना पड़ेगा। और वो बाह्य कार्य फिर किस में चला जाता है, विद्युत ऊर्जा में चला जाता है, यानी ऊर्जा यहाँ पर क्या रहती है, संरक्षित रहती है। तो स ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है तीसरा, सी ओमेगा का मात्रक है। तो सी ओमेगा ये हमें देखना है। तो सी पहले तो हम देखते हैं, सी बराबर होता है Q अपॉन V, और इसको सरल करेंगे तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा आई टी, क्योंकि I बराबर होता है Q अपॉन टी, तो इसकी जगह रख दिया हमने आई टी। V होता है W अपॉन Q, तो W और आई टी, Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई टी, तो ये आई टी ऊपर जाके हो जाएगा आई स्क्वायर टी स्क्वायर और W। ठीक है। ओमेगा की अगर हम बात करें तो ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी, और टी यानी समय हो जाएगा सेकंड, या स्मॉल टी से हमने यहाँ पे डिनोट किया है, तो मात्रक हो जाएगा 1 अपॉन टी। तो सी ओमेगा क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर टी स्क्वायर ओमेगा इंटू 1 अपॉन टी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई स्क्वायर टी अपॉन ओमेगा, ये होगा सी ओमेगा। अब इन ऑप्शन में देखिए एम्पियर वोल्ट तो नहीं है, ओम या महो में से होना चाहिए। तो ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। ओम के नियम से V बराबर होता है आर आई, आर बराबर हो जाएगा V अपॉन आई। V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q, तो V बराबर हो गया W अपॉन Q इंटू आई, और Q की जगह क्या लिख सकते हैं, आई टी, तो आई टी इंटू आई, तो W अपॉन आई स्क्वायर टी। यहां पर है आई स्क्वायर टी अपॉन W, यहां पर आ रहा है W अपॉन आई स्क्वायर टी, यानी अगर प्रतिरोध को उल्टा करते हैं 1 अपॉन आर करेंगे तो आई स्क्वायर टी अपॉन W। अब ये दोनों बराबर है, और प्रतिरोध जब उल्टा हो जाता है तो उसका मात्रक हो जाता है महो, यानी इसका आंसर हो जाएगा ब, महो आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, तो ये इजी सा था क्वेश्चन, प्रैक्टिस चाहिए बस इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहली आवर्ती से अधिक आवर्ती के प्रकाश के लिए, दहली आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश डालने यानी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्रकाश विद्युत प्रयोग में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो इलेक्ट्रॉन एमिट होने वाले हैं, उत्सर्जित होने वाले उनकी संख्या
स्थितिज ऊर्जा के नहीं गतिज ऊर्जा के नहीं गतिज ऊर्जा जो है वो आवर्ती के समानुपाती होती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके समानुपाती होती है? आपतित फोटोनों की संख्या, आपतित फोटोनों की संख्या के समानुपाती होती है, और ये किसके समानुपाती होता है? तीव्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, सब ऑप्शन सही होगा धातु पर आपतित फोटोनों की संख्या के। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, विभव मापी विभवांतर मापने का ऐसा उपकरण है जिसका प्रभाव प्रतिरोध यानी प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो देखिए इसमें अगर एक उदाहरण से हम समझे, अगर ये कोई तार है, इस तार में ये प्रतिरोध लगा हुआ है और प्रतिरोध का मान है 50 ओम और धारा बह रही है 10 एम्पियर, तो यहाँ पर विभवांतर आर आई 50 गुणा 10 यानी 500 वोल्ट। अगर हम वोल्टमीटर लगाते हैं, समांतर क्रम में वोल्टमीटर अगर हम लगाते हैं, तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ये हमने एक तार लगाया है, इस तार के अंदर भी कुछ ना कुछ धारा जाएगी। अगर धारा 1 एम्पियर इधर चली गई तो 9 एम्पियर आ गई इधर। अब जो ये वोल्टमीटर बताएगा वो कितना बताएगा? 450 वोल्ट, जबकि होता कितना है? 500 वोल्ट। इसलिए वोल्टमीटर सही रीडिंग नहीं बताता है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? विभव मापी पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं, जिसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। प्रतिरोध ज्यादा से ज्यादा प्रतिरोध होगा तो यहां पर धारा नहीं बहेगी, इसलिए प्रतिरोध ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए ताकि 10 की 10 एम्पियर इधर चली जाए। इसलिए प्रभावी प्रतिरोध क्या होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। वह ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक सरल सूक्ष्मदर्शी में जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, सरल सूक्ष्मदर्शी है, पॉइंट यहाँ पे गिवन है, सरल सूक्ष्मदर्शी अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी? तो अनंत पर बनता है तो पहले तो आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है D/U। सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए सूत्र होता है D/U, और अगर अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा तो U बराबर हो जाएगा F, तो m बराबर हो जाएगा D/F, और D कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो 25/F जहां पर आंसर है ए आंसर यहां पर सही हो जाएगा। अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पर बनता है तब सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए। चलिए, निम्न में से कौन सा दाता शुद्धि तत्व है? दाता शुद्धि तत्व यानी जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है, और इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन से? पंच संयोजी, और पंच संयोजी कौन कौन से होते हैं? फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। तो तीन में से देख लीजिए कौन सा है? फास्फोरस, यानी सब ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। 8वां क्वेश्चन, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दूर संचार से संबंधित तरंगे होती है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। दूर संचार से संबंधित अवरक्त, दृश्य प्रकाश, सूक्ष्म तरंगे, पराबैंगनी किरणें। तो देखिए पराबैंगनी किरणें नहीं होगी। दृश्य प्रकाश देखने का काम आता है, जो हमारी जिसको हमारा आंखें देख सकती है, दिमाग देख सकता है, तो दृश्य प्रकाश भी नहीं होगा। बचा अवरक्त और सूक्ष्म तरंगे। अवरक्त तरंगे यानी इंफ्रारेड, जो कि रिमोट की लाइट के काम आती है, डीवीडी के अंदर जो लाइट आती है उसमें आता है, और साथ में ही फिजियोथेरेपी में काम आता है, तो अवरक्त भी नहीं रहा। बचा कौन सा? सूक्ष्म तरंगे। तो सूक्ष्म तरंगे रेडार वगैरह में काम आती है, दूरसंचार में सूक्ष्म तरंगे काम में आएगी, तो सब ऑप्शन हो जाएगा। 9वां प्रश्न, विभव मापी की सहायता से निम्न में से किस राशि को नहीं मापा जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है विद्युत वाहक बल, माप सकते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास। दूसरा धारिता एवं सप्रेरकत्व, ये नहीं माप सकते हैं। प्रतिरोध माप सकते हैं, विद्युत धारा माप सकते हैं, धारिता और इसमें सी वगैरह तो लगा हुआ नहीं रहता, तो ये हम नहीं माप सकते। वह ऑप्शन सी हो जाएगा। अब 10 का प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पेन कॉपी साथ में लेकर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। 10वां प्रश्न है 100% दक्षता वाले, 100% दक्षता वाले ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक व द्वितीय कुंडली में प्रवाहित हो रही धारा का अनुपात, प्राथमिक कुंडली और प्राथमिक यानी प्राइमरी कुंडली और सेकेंडरी कुंडली में धारा का अनुपात हमें दे दिया 1:4। तो प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली के वोल्टता का अनुपात हमें निकालना है। धारा का अनुपात दिया हुआ है
IP और IS निकालना किसका है, वोल्टता का। तो सूत्र होता है मेरे पास VS अपॉन VP, IP अपॉन IS यानी 1/4। तो हमें जो आंसर निकालना है, कंफ्यूज नहीं होना है, हमें आंसर निकालना प्राथमिक और द्वितीय कुंडली की वोल्टता। तो इस VP को हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा, प्राथमिक और द्वितीय कुंडली की वोल्टता। तो IS अपॉन IP और 4/1 यानी 4:1, 4:1। ब ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कमेंट करते रहना है, साथ में बताते रहना है कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा तो वो भी करते रहना, दोबारा से आपको समझा दिया जाएगा। फिर 11वां प्रश्न है, जो 11वां प्रश्न है वो है परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। परावर्तक दूरदर्शी की बात हो रही है, तो परावर्तक दूरदर्शी क्या होता है, वहां पर हम इसे अवतल दर्पण काम में लेते हैं। तो उत्तल लेंस नहीं, उत्तल दर्पण नहीं, प्रिज्म नहीं, अवतल दर्पण हम यहां पर काम में लेते हैं। चलिए 12वां प्रश्न, 12वां प्रश्न भी इजी प्रश्न है। प्रत्यावर्ती धारा की कला, वोल्टता की कला से π/2 कोण पीछे रह गई। प्रत्यावर्ती धारा की कला, जो धारा की कला है वो वोल्टता की कला से, वोल्टता की कला से π/2 पीछे है, यानी धारा पीछे है वोल्टता से। तो परिपथ के शब्द, प्रतिरोध वाले परिपथ में तो कोई भी कलांतर आता नहीं है। धारिता में धारा आगे रहती है और धारिता व प्रतिरोध में तो धारा ही आगे रहेगी। तो ब ऑप्शन बच गया। केवल प्रेरकत्व में, प्रेरकत्व में क्या रहती है, वोल्टता आगे रहती है, धारा π/2 से पीछे रहती है। चलिए 13 का प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है, बड़ा प्रश्न किया हुआ है जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए। 13 का प्रश्न है, जब किसी सतह पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन आपतित होते हैं। कौन सी ऊर्जा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन आपतित हो रहे हैं। तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है के मैक्सिमम, देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, के मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो निरोधी विभव का मान हमें निकालना है। हमारे पास सूत्र होता है के मैक्सिमम बराबर EV0, ये सूत्र होता है। के मैक्सिमम गिवन है V0 यानी निरोधी विभव पूछा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा E से E कट गया तो 4 वोल्ट, 3 लाइन का मुश्किल से। तो 4 वोल्ट यानी ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ऐसा बताना कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, कैथोड किरणें। तो अल्फा, बीटा और कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय किरणें नहीं है, गामा किरणें विद्युत चुंबकीय किरणें होती है। 15 प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। अब ऐसा बताना विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो रेडियो तरंगे भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। अवरक्त और सूक्ष्म तरंगे तो रेडियो विद्युत चुंबकीय तरंगों का पार्ट है ही। ध्वनि तरंग क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। और ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि हमने ऐसा पढ़ा हुआ है विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण में कि इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी यहाँ पर बच्चा क्या, ध्वनि तरंगे जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है। 16 का प्रश्न, शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम में आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाने पर कौन सा तरीके का अर्धचालक बनेगा। देखिए फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये पंच संयोजी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है। अगर ये हम मिलाएंगे आर्सेनिक तो 1 इलेक्ट्रॉन हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो कौन सा प्रकार का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एन प्रकार का पदार्थ वो हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा परमाणु विस्फोट जिसका परिमाण है। परमाणु विस्फोट के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। न्यूट्रॉनों की संख्या किसमें बढ़ती जाती है, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा विखंडन में अनियंत्रित अभिक्रिया। तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। 18 का प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण पर बल आघूर्ण का मान अधिकतम होने के लिए P तथा E के मध्य कितना कोण होना चाहिए। तो हमारे पास सूत्र है टो बराबर PE साइन थीटा, और साइन का मान अधिकतम होता है 1, और 1 अधिकतम कब होता है, जब साइन होता है 90 डिग्री पर। तो यहां पर थीटा बराबर 90 डिग्री यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 19 का प्रश्न,
19 का प्रश्न अच्छा प्रश्न है। कुछ दूरी पर रखे हुए दो बिंदु आवेशों को हवा के स्थान पर केरोसिन तेल में रख दिया। पहले तो कहां पे रखे हुए थे? हवा में। अब हवा से हटाकर अब उनको किस में रख दिया? केरोसिन में रख दिया। कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, किसमें रख दिया? केरोसिन। केरोसिन का परावैद्युतांक होता है 1.8। अब 1.8 परावैद्युतांक होता है, हवा का हम लेते हैं 1, तो वही परावैद्युतांक का मान अगर बढ़ गया तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R का मान बढ़ जाएगा, बल का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर घट जाएगा। 20 का प्रश्न भी बढ़िया घुमाने वाला प्रश्न है। एक पीएन संधि के अवक्षय क्षेत्र डिप्लीशन रीजन में क्या होते हैं? केवल इलेक्ट्रॉन, केवल होल, इलेक्ट्रॉन व होल, केवल आयन, जो कि निश्चल है यानी चल नहीं सकते। देखिए तो पीएन संधि की अगर हम बात करते हैं, ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, यहाँ पर होल ज्यादा रहते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहते हैं, और बीच के अंदर कौन रहते हैं? आयन। बीच के अंदर क्या पाए जाते हैं? आयन, जो कि चल फिर नहीं सकते हैं। तो आयन रहेंगे, ना तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना होल रहते हैं, केवल कौन रहते हैं? आयन रहते हैं। चलिए फिर 21 का प्रश्न करते हैं। अतिचालक पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है -1। ये हमें याद रखना है, अतिचालक पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो -1 होती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव केवल यह मानते हुए समझाया जा सकता है कि प्रकाश, देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव हमें समझाना है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन हमें याद आता है। आइंस्टीन ने प्रकाश को जो सतत नहीं मानकर बंडलों के रूप में बनाया, उन बंडलों को क्या बोला है? क्वांटा। तो अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में नहीं, अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में नहीं, ध्रुवित हो सकता है। ये सब प्रकाशिकी की बातें हैं, ऑप्टिक्स की बातें हैं। ऑप्शन क्या रह गया फिर? क्वांटा के रूप में होता है, तो यही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अब 23 का प्रश्न काफी इजी क्वेश्चन अगर किया हुआ है तो नहीं मुश्किल बन सकता है। कुछ दूरी पर रखे 5 माइक्रोकूलम, कुछ दूरी पर 5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम आवेश स्थित हैं। इनके मध्य 9 न्यूटन का बल, 9 न्यूटन का बल यहाँ पर आकर्षण बल लग रहा है। अब पहले तो इनको स्पर्श करा दिया, दोनों को क्या करा दिया? स्पर्श करा दिया। स्पर्श कराने पर आवेश इधर उधर हो जाएंगे, तो अब बल कितना हो जाएगा? तो देखिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक हमारे पास सपोज कोई परमाणु है, उस पर 5 इलेक्ट्रॉन आवेश है, कोई दूसरा परमाणु उस पर -5 इलेक्ट्रॉन आवेश है। 5 + 5 का मतलब है इसके 5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, -5 का मतलब है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जब स्पर्श कराएंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए, तो +5 और -5 कितने हो गए? 0। यहाँ पर -5 चले गए, जो ज्यादा थे, अब बच्चे क्या? केवल जितने रहने चाहिए, यानी आवेश सारा का सारा चला गया। यहाँ का भी आवेश खत्म, यहाँ का भी आवेश खत्म। जब आवेश ही नहीं है तो बल कितना रह गया? 0। तो 0 देखिए किस ऑप्शन के अंदर है? द ऑप्शन के अंदर है, 0 हो जाएगा बल। आई होप समझ में आया होगा आपको, इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। मुक्त आकाश की चुंबकीय प्रवृत्ति, मुक्त आकाश की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है 0, चुंबकीय प्रवृत्ति होती है 0। चलिए 25 का क्वेश्चन ढंग से समझना। एक परिपथ में धारा की कला वोल्टता की कला से π/3 कोण पीछे है। आराम से समझना है इसको। धारा की कला वोल्टता की कला से, वोल्टता की कला से π/3 कोण पीछे है, यानी पीछे है, धारा पीछे है। तो पीछे होते ही हमारे पास क्या आ जाता है? L का ऑप्शन आ जाता है। तो RC तो नहीं है, RL है, LC है, तो RC और LC में तो नहीं होने वाला, केवल L और RL। अब ये दोनों हमने पढ़े हैं, दोनों में ही धारा पीछे रहती है। लेकिन अगर आपने केवल L को सही कर दिया तो वो गड़बड़ हो जाएगा मामला। कैसे? अगर आप केवल L का फेजर आरेख बनाते हैं, केवल L का फेजर आरेख बनाते हैं, तो ये X है, ये Y है, अगर वोल्टता इधर है Vm, तो धारा को रहना चाहिए पीछे π/2 Im। ये हमने बनाते केवल L के लिए। और अगर RL की अगर हम बात करते हैं, तो RL के लिए जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये तो हो गया VML,
ये हो गया VMR और धारा है यहाँ पर IM। परिणामी वोल्टता यहाँ पर निकलती है VMRL। ये कोण कितना होता है ओमेगा टी। धारा के पीछे है कितने कोण से, फाई कोण से। तो यहाँ पर जो धारा का सूत्र लिखा जाता है वो लिखा जाता है IM साइन ओमेगा टी माइनस फाई। जबकि यहाँ पर निश्चित है कि पाई बट्टा 2 ही होना है। यहाँ पर परिणामी वोल्टता के साथ कितना रहने वाला है वो हमें नहीं पता है, रहेगी पीछे ही, लेकिन कितना रहेगा वो नहीं पता है। तो यहाँ पर π/3 दिया हुआ है, ना कि π/2 दिया हुआ है। π/3 दिया हुआ है, यानी यहाँ पर कौन सा होगा, RL सही आंसर होगा। इसलिए ये क्वेश्चन ध्यान से करने की जरूरत है। चलिए 26वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को रिपीट करके देख लेना, नहीं समझ में आया तो, नहीं तो कमेंट करके बताना। फेजर आरेख का एक अलग से ही वीडियो बना दिया जाएगा। एक विद्युत सेल को 10 कूलाम आवेश, विद्युत सेल है 10 कूलाम आवेश एक संपूर्ण बंद परिपथ में गति कराने के लिए 5 जूल कार्य करता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल बताना है। विद्युत वाहक बल W/Q सेल द्वारा किया गया आवेश पर किया गया कार्य, तो W क्या हो जाएगा 5 10 1/2 0.5 वोल्ट, 1/2 वोल्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब बताना है स्वप्रेरकत्व की विमा। स्वप्रेरकत्व की विमा, देखिए विमा याद नहीं है कोई बात नहीं है, बस निकालने का तरीका पता होना चाहिए। स्वप्रेरकत्व की विमा निकालते हैं तो फाई बराबर तो होता है Li और प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है -d∅/dt -dLi/dt। L को बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा di/dt। तो L बराबर हो जाएगा -ε/di/dt। ये है, अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था W/Q di/dt। तो ये हो जाएगा यहाँ पर W/Q di चला जाएगा ऊपर और dt चला जाएगा ऊपर और di आ जाएगा नीचे। W होता है कार्य बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, और आवेश हो जाएगा विद्युत धारा गुणा I बराबर होता है Q/T। तो Q बराबर हो जाएगा IT, तो समय, गुणा dt क्या हो गया समय, और ये क्या हो गया धारा, विद्युत धारा। तो समय से समय कट गया। बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो द्रव्यमान त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, विस्थापन मीटर। अब धारा क्या हो जाएगी A² एम्पियर स्क्वायर। तो यहां पर अब सीधा हम यहाँ पे लिख सकते हैं kg, मीटर गुणा हो गया मीटर स्क्वायर। ये ऊपर आएगा तो पहले तो टाइम को ऊपर ले लेते हैं, तो सेकंड -2 और एम्पियर -2, यानी m1 L2 T-2 A-। देख लीजिए किसमें आ रहा है ऑप्शन स में, आप आंसर ये हो जाएगा स। चलिए फिर बिल्कुल इजी सा है, विमा नहीं आती है कोई बात नहीं, फॉर्मूले ज्यादा हम विमा निकाल सकते हैं, घबराने की कोई भी बात नहीं रहती। विमा के लिए तो कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, बस प्रैक्टिस की होनी चाहिए। ऐसे याद करोगे 1 2 3 3 2 1 -1 तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में मध्यस्थ प्रतिबिंब होता है, तो मध्यस्थ यानी बीच का प्रतिबिंब पूछा है, ये होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। यानी यहां पर जो प्रतिबिंब बन रहा है तो वो बनता है, भाई एक्चुअली में मिल रही है किरणें तो वास्तविक, उल्टा और आवर्तित। तो वास्तविक, उल्टा और आवर्तित, यानी स ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 का प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, अगर जिसने पढ़ रखा है उसके लिए। किसी प्रतिरोध में 4 एम्पियर की धारा बह रही है, 4 एम्पियर की दिष्ट धारा बह रही है, और धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है। वर्ग माध्य मूल मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो देखिए दिष्ट धारा IDC किसके बराबर होती है, I रूट मीन स्क्वायर के बराबर होती है। तो अगर ये 4 वो एम्पियर है तो ये भी 4 एम्पियर ही होती है। ऐसा हमने जब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते तब हम यहाँ पे करते हैं ये चीज। तो IDC बराबर IRMS होता है।
30 का प्रश्न इजी सा क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को आता होगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों का मुख्य स्रोत स्थिर आवेश। तो पहले से लेकर 4 पार्ट तक हमने यही पढ़ा है, चैप्टर तक यही पढ़ा है। अगर स्थिर आवेश है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक समान वेग से चलता आवेश, अगर आवेश एक समान वेग से चल रहा है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। त्वरित आवेश है, अगर आवेश त्वरित है, त्वरित आवेश का मतलब है जो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता रहेगा और परिवर्ती विद्युत क्षेत्र परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यानी त्वरित आवेश है तभी विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है। तो ये स ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आज के 30 प्रश्न थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। कमेंट कीजिएगा 30 में से कितने सही हो गए। कोई नहीं समझ में आया उसके बारे में कमेंट करना। आगे के 30 क्वेश्चन आपको कल मिल जाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।